तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पे एक दिन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से है बेहतरीन मजबूती के संकेत, लेकिन भारतीय बाजारों में पिछले 2 दिन रहे बड़े मुश्किल भरे। तो आज दमदार शुरुआत के बाद हम टिक पाएंगे, संभल पाएंगे और बढ़ेंगे या पिछले 2 दिनों की तरफ फिसलेंगे? ये है बड़ा सवाल, लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि आज के बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, आईपीओ मार्केट की जो बौछार है उस पर भी सर की राय लेंगे। तो जो आज नया आईपीओ खुल रहा है, साथ ही बाकी जो आईपीओ है वहां पर क्या करना है और किन आईपीओ के लिए डेफिनेटली पैसा बचा के रखना है। और सर, आप तो स्पेशल शो भी आज आईपीओ पर करने वाले हैं, तो वहां पर हमारी नजर है। पर आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स दीप दुनिया भर के बाजारों से आते दिख रहे हैं। चौका लगाया है तेजी का और रिकॉर्ड बनने का। डाउन ने लगातार 4 दिन अच्छी मजबूती के साथ बंद हुआ है। वहीं S&P भी लगातार तीसरे दिन अच्छी मजबूती के साथ रिकॉर्ड बनाते हुए नजर आया है। अच्छी बात है कि चौतरफा तेजी होती दिख रही है अमेरिकी बाजारों में। नैस्डैक भी 140 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है। तो इससे बेहतरीन ग्लोबल संकेतों की अगर आप उम्मीद करते हैं तो फिर आप है ना ज़रूर से ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हैं। इससे बढ़िया संकेत आपको मिल नहीं सकते, वो भी तब जबकि कल से फेड की बैठक शुरू होने जा रही है। आज से माफ़ कीजिएगा, और कल 2 दिनों के लिए फेड की बैठक है। उससे पहले दुनिया भर के बाजारों में बड़ी मजबूती का माहौल है, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अपने ट्रिगर्स हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। फिलहाल पहली बात तो ये कि डिविडेंड को लेकर आज बड़ी बैठकें होने वाली है। 3 सरकारी कंपनियों की BPCL बड़ा डिविडेंड देने की तैयारी में है। आज IOCL BLB अपने डिविडेंड का ऐलान करेंगे। कल्याण ज्वेलर्स आज खुलने जा रहा है। इसके साथ ही 4 और IPO में आपके लिए मौके, तो ढेर सारे मौके आपके लिए IPOs में बनते हुए दिख रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक की जो खबर दी थी कि इस पर बैन करने पर सरकार विचार कर रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है। पेपर स्टॉक्स आज रहेंगे एक्शन में, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा थोड़ी देर में। जी दीप। बिल्कुल, तो आज दमदार एक्शन के लिए बाजार शुरू। अनिल जी, इतने बढ़िया क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, इसका फाइनली फायदा हमारे बाजार को कब आते हुए दिखेगा? क्या फाइनली भारतीय बाजार भी थोड़ा आज पॉजिटिव एक्शन दिखा सकते हैं या फिर से वही रेंज में रहेंगे? अब तो फायदा इतना ही समझ लो दीप कि जो मजबूत ग्लोबल संकेत आ रहे हैं इसी के दम पर हम कम गिर रहे हैं या फिर गिरने के बाद रिकवर हो रहे हैं। नहीं तो शायद अगर सोचे कि अमेरिका के बाजार और ख़राब होते तो क्या होता। फिलहाल बात यही है कि पिछले 2 सेशन से 3 सेशन से अगर आप देखें तो भारतीय बाजार ग्लोबल संकेतों पर ट्रेड कर नहीं रहे हैं। न हमें बॉन्ड यील्ड्स की चिंता है, न हमें डाउ के ऊपर नीचे होने की। अगर हमें चिंता है और हमारे लिए कोई एक बड़ा ट्रिगर है तो वो इस वक्त के फ्लोज जो FIs की तरफ से बिकवाली के हैं, घरेलू फंड्स की तरफ से बिकवाली के हैं, और यही एकमात्र वजह है कि भारतीय बाजारों को ऊपरी स्तरों पर टिके रहने में मुश्किल आ रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है दीप के निचले स्तरों से लगातार खरीदारी आती है, उसकी वजह है कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, तो आप एक लिमिट से ज़्यादा कमज़ोर हो नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात है कि बिकवाली के लिहाज से और ट्रेडर्स के लिहाज से बाजार काफ़ी हल्के हो चुके हैं, तो उस लिहाज से अब हल्के बाजार में आप बेचकर कितना बेचेंगे, दूसरी बात। और तीसरी बात यह कि ट्रेडर्स ने अपने आप को उस जगह से शिफ्ट कर लिया है जहां पर FIs और घरेलू फंड्स की बिकवाली है। जहां हमारे ट्रेडर्स भी अब स्मार्ट हो चुके हैं, उन्हें पता है कि अगर दिग्गज स्टॉक्स, निफ्टी के स्टॉक्स या फिर वायदा कारोबार के स्टॉक्स जहां पर FIs का एक्शन ज़्यादा है, अगर वो बेचना चाहते हैं, वहां पर बेचना चाहते हैं तो छोड़िए, हम वहां पर ट्रेड नहीं करेंगे। हमारे लिए ट्रेड करने की दूसरी जगह है, और वो जगह है छोटे स्टॉक्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, थीम्स। कोई पेपर स्टॉक्स की थीम, कभी शुगर स्टॉक्स की थीम, कभी मिड कैप IT की थीम, कभी छोटे सीमेंट स्टॉक्स की थीम, और सरकारी बैंकों की और सरकारी कंपनियों की थीम तो सदाबहार है ही है। जहाँ पर FIs का दखल कम है तो वहाँ पर ट्रेडिंग के मौके ज़्यादा हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में आप अभी भी ये देखेंगे कि जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ बहुत पैसा बन रहा है। स्टॉक्स अब भी 10, 15, 20% का उछाल एक एक दिन में दिखा रहे हैं, वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है। लेकिन दिग्गजों पर दबाव है, तो आप एक तरफ दिग्गज शेयरों को रख लें, दूसरी तरफ मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को रख लें। एक तरफ आप बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज को रख लें, दूसरी तरफ छोटे छोटे सेक्टर्स को रख लें, या मिड IT टाइप के शेयरों को, डिफेंसिव शेयरों को रख लें। तो ट्रेंड बहुत क्लियर है। आपको अगर मंदी में है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरफ होना है, और वो बैंक्स और NBFCs हैं। अगर आप तेजी में हैं तो आपको पता है इन्हें छोड़कर तेजी करनी। तो जिस तरह का आपका व्यू है, जिस तरह का आपका ट्रेड लेने का मन है, उस तरफ का दोनों मौका दे रहा है। और इस बीच में इंडेक्स में भी बाजार हर रोज आपको दोनों मौके दे रहा है। अच्छे सपोर्ट लेवल से आप खरीद कर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बाय ऑन डिप्स, तो वो भी आपके लिए मौका है। सेल ऑन राइज,
वो भी आपको बाजार मौका दे रहा है। तो दोनों तरफ के मौके, इंटरेस्टिंग मार्केट है, परफेक्ट मार्केट है मार्केट में ट्रेड करने के लिहाज से दोनों तरफ के ट्रेडर्स के लिए। जो कहना चाहिए कि कभी कभी ऐसी पिच बनती है दीप जहां पर बॉलर्स और बैट्समैन दोनों को बराबरी के मौके मिले। अब उसके बाद आपकी स्किल है, आप कितनी अच्छी बॉलिंग करके विकेट ले सकते हैं या फिर कितनी अच्छी बैटिंग करके आप रन बना सकते हैं। तो पिच एकदम बैलेंस है दोनों के लिए, किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, न तेजी वालों को न मंदी वालों को। बिल्कुल सर, बस ईशान किशन जैसा प्लेयर चाहिए बस जो एग्जैक्टली पूरा पूरा फायदा उठा सके। और साथ में दीप, साथ में कोहली जैसा एक्सपीरियंस कैप्टन। जी सर। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो साथ में अच्छी जोड़ी बन जाएगी अगर वहाँ से एक्शन आ जाए। बट आपने ये इसी बात पर आपसे एक सवाल पूछना था, क्योंकि आपने जो एक थीम आइडेंटिफाई करी थी बजट के बाद पीएसयूज की, वहां पर तो एक्शन दमदार आते हुए दिख रहा है। रोज कोई ना कोई पीएसयू एक्शन संभालती है और आज 3 पीएसयूज के डिविडेंड आ रहे हैं। वो डिविडेंड वाली थीम के बारे में बताएं, और स्पेशली बीपीसीएल जहां से हम बड़े डिविडेंड की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल दीप, सरकारी कंपनियों में, और ये मैं बता दूं बीपीसीएल में ये जो डिविडेंड आ रहा है ये आखिरी डिविडेंड नहीं होगा, इसके बाद और डिविडेंड आएंगे। देखिए डाइवेस्टमेंट के पहले, क्योंकि अगर आपकी बुक्स में कैश है तो कैश का वो वैल्यूशन नहीं मिलता, और वो कोई भी कैश का वैल्यूशन कोई भी जो खरीदार है वो देना भी नहीं चाहता। उसको नेट ऑफ कैश अगर आपकी कंपनी मिले तो उनके लिए भी बेहतर है, और वही होता हुआ दिखेगा, और सरकार के लिए भी अच्छा है। अब कहने में आप कह सकते हैं कि अगर आप पहले कैश निकाल रहे तो आपके वैल्यूशन कम हो जाएंगे। जी नहीं, कैश का वैल्यूशन कैश जितना ही होता है। 100 रुपये की वैल्यू 100 रुपये होती है, उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कई लोगों के दिमाग में ये भी है कि क्यों सरकार पहले इतना डिविडेंड ले रही है। अगर मुझे किसी कंपनी को खरीदना है, उस कंपनी की वैल्यू 150 रुपये है और उस 150 रुपये में 50 रुपये उसके बैंक में कैश पड़े हैं, तो उसका वैल्यूशन थोड़ी मैं पी मल्टीपल पर दूंगा, उसका वैल्यूशन तो 50 ही रुपये रहने वाला है। बाकी बचा हुआ जो बिजनेस है वो 100 रुपये का है, 125 का है या 75 रुपये का है, वो मुझे तय करना है। तो कैश का वैल्यूशन कैश जितना ही होता है, यही इसीलिए सरकार कैश का वैल्यूशन करके जो कैश ले सकती है डिविडेंड के तौर पर वो बाहर निकाल रही है, ताकि जो कोई नया प्लेयर आकर इन्हें खरीदने की कोशिश करे उसके लिए भी उतना इन्वेस्टमेंट कम हो जाए। नहीं तो एक बार की तो उसको अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, बाद में वो भले ही निकाले। और नेचुरली नए प्लेयर के लिए डिविडेंड के तौर पर पैसा निकालना करना, पहले पैसा लाओ फिर निकालो, इतनी लंबी प्रोसेस से जाने से बढ़िया है कि वो पहले ही उसे नेट ऑफ कैश मिले। और सरकार के लिए भी अच्छा है कि उन्हें पहले ही कैश आ जाए, उन्हें डाइवेस्टमेंट तक इंतजार न करना पड़े। तो ये एक सेंसिबल स्टेप है उन कंपनियों में जहां पर डाइवेस्टमेंट होने जा रहा है, उसमें से बीपीसीएल भी एक है। तो मेरा ये समझना है बीपीसीएल में जितना भी कैश, जितने भी क्रॉस होल्डिंग इनकी दूसरी सब्सिडरीज में है, दूसरी गवर्नमेंट कंपनीज में है, हो सकता है इवेंचुअली वो भी बिके, हो सकता है फिर उसका भी आपको पैसा आता हुआ दिखे और वो पैसा डिविडेंड के तौर पर आए। तो मेरा ये समझना है कि आज का जो डिविडेंड, जैसा मेरा मानना है कि न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी और अगर आप ट्रेजरी शेयर्स की सेल को देखें तो दोनों को मिलाकर आप देखें तो लगभग 17,000 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा इनके पास आया है। एग्जैक्टली टैक्स वैक्स कितना कट के रहेगा, लेकिन मेरा ये समझना है कि अगर बिना टैक्स गिने तो आप 70 रुपये के आसपास का, 75 रुपये के आसपास का डिविडेंड होता है, 70 से 80 रुपये के बीच में। और अगर आप उसे काउंट करके हटाकर देखें और ये मैं मानकर चलूँ कि दोनों का ही पैसा आ चुका होगा, तो मेरा ये समझना है 45 से 50 रुपये के आसपास का डिविडेंड आ सकता है बीपीसीएल में। और अगर किसी वजह से कम आया भी तो भी वापस आपको थोड़े दिनों बाद फिर से एक डिविडेंड मिल जाएगा जैसे ही पैसा आता हुआ दिखेगा। तो बड़े डिविडेंड की तैयारी है बीपीसीएल में भी, बड़े डिविडेंड की तैयारी आईओसी और साथ ही बीएल में भी है। हालांकि जाहिर सी बात है आप बीपीसीएल से कंपेयर करके उतना बड़ा डिविडेंड नहीं ले सकते, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, सरकारी कंपनियों में लगातार आपको बेहतरीन डिविडेंड मिलता दिख रहा है। लगभग हर सरकारी कंपनी जिसके पास कैश बैलेंस है, सरकार को 31 मार्च के पहले पैसे चाहिए और वो डिविडेंड के तौर पर निकालते हुए दिख रही है। और यही वजह कि आप एक बात समझ लीजिए, सरकारी कंपनियों में गर्मी रहेगी ही रहेगी। थोड़ा सा करेक्शन हुआ, वापस आप स्टॉक को ऊपर आते हुए देखेंगे। बीपीसीएल आप देखिए, जिस दिन ब्लॉक डील हुई थी ट्रेजरी शेयर्स की 435-440 में, उसके बाद कूद कर वापस ऊपर आता है। अगर किसी वजह से मार्केट के मूड से 10-15 रुपये खराब हो जाए, आप देखिए कल पूरे दिन खराब रहा और वापस आखिरी में आप देखिए 460 के आसपास की क्लोजिंग। तो ओवरऑल इन स्टॉक्स में रुझान बहुत क्लियर है, बाय ऑन डिप्स वही बनाए रखें, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। बिल्कुल, और आपने तो थीम आइडेंटिफाई भी करी है, बीपीसीएल कहा भी है पोजिशनली होल्ड करें डाइवेस्टमेंट से पहले, और ढेरों और पीएसयू स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे। चलिए सर, एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आईपीओस पर भी आपसे चर्चा करनी है, बाकी जो आईपीओस हैं और स्पेशली कल्याण ज्वेलर्स जो खुल रहा है, पर उससे पहले आज के संकेत बताएं, क्या कह रहे हैं? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं दीप, एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर, घरेलू फंड नेगेटिव हैं,
वायदा कारोबार के संकेत कल भी पॉजिटिव रखे थे, आज भी पॉजिटिव रखे हैं। सेंटिमेंट जरूर कॉशियस हुआ है, पिछले 2 दिनों से जिस तरह से ऊपर के लेवल पर तेज मार पड़ी है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, 14,900 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, तो ट्रेंड में कहीं कोई खराबी नहीं। फिलहाल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही आपके लिए है, ये आपके लिए आज के संकेत। अब आपको बड़े जोन दे दूं आज के लिए माफ़ कीजिएगा, 14,700 14,750 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है दिन के लिए, और इसके नीचे वैसे जाने की संभावना कम है। लेकिन चूंकि कल मैंने एक ही रेंज दी और मैं बोल भी रहा था कि जिस दिन मैं एक देता हूं उस दिन जरूर बाजार कहीं कहीं उस रेंज को तोड़ने की कोशिश करता है, कल वैसा हो भी गया। तो आज फिर से मैं 2 रेंज दे रहा हूं नीचे की तरफ। इसके नीचे 14,650 14,675 अगर आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ जाए तो ये वो रेंज है जहां पर आपको पक्के तौर पर शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश खरीदारी दोनों जरूर करनी चाहिए। ऊपर में 15,000 15,025 हल्की रुकावट का लेवल है, इसके आसपास शायद हम कहीं खुलें, इसको पार निकल कर आगे भागे तो 15,100 15,175 वो रेंज है जहां प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने कल 34,650 का जो लो बनाया था पिछले फॉल में, उसको भी तोड़ा है इंट्राडे के दौरान। लेकिन फिलहाल जो पहला सपोर्ट निकल कर आता है बैंक निफ्टी के लिए वो 34,650 34,800 का है। इसके नीचे फिसले तो 34,250 34,450 वो रेंज है जहां पर आपको खरीदारी, शॉर्ट कवरिंग दोनों आती हुई दिख सकती है। ऊपर में 35,500 35,575 ये हल्की रुकावट का लेवल है, इसे पार करके आगे बढ़े तो 35,750 से 35,925, बेसिकली 36,000 36,100 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी में अच्छी सप्लाई आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन चूंकि मूल माहौल बैंक निफ्टी का बिगड़ा हुआ है, इसलिए 35,750 35,925 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वहां पर भी आपको सप्लाई आती हुई दिखेगी। जी दीप, थोड़ी रेंज बढ़ गई है सर, अब हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1600-1800 पॉइंट्स की रेंज बन गई है। आप सही कह रहे हैं दीप, और उसकी वजह यही है कि पिछले 2 दिनों में बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ी है, या यूँ कहें कि बड़ी रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखा है, इस वजह से रेंज बढ़ानी पड़ी है। और एक तो ये कि आप देखिए ना, परसों 2 दिन पहले 15,336 का हाई था, और 15,336 से 14,745, 250 और 350 कितना हो गया, 600 पॉइंट 2 दिनों में मूव बैंक निफ्टी पर। निफ्टी में आप देखेंगे तो 36,500 से 34,500, यानी कि 2,000 पॉइंट का मूव 2 दिनों में बैंक निफ्टी पर। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2 दिनों में बैंक निफ्टी पर 2,000 पॉइंट का मूव है, 2 दिनों में निफ्टी पर 600 पॉइंट का मूव है, तो रेंज बड़ी निकल कर आना लाजमी है। इसलिए दिन की छोटी, जो जिनको छोटी रेंज के लिहाज से ट्रेड करना है उनके लिए मैं दिन की रेंज बता दूं। निफ्टी 14,850 15,000 ये दिन की छोटी रेंज है, इस पर फोकस कीजिए। 14,750 15,100 दिन की मीडियम रेंज है, ज़्यादा संभावना इसी रेंज से काम चला लें। 14,700 और 15,175 ये आपके लिए दिन की बड़ी रेंज होगी। बैंक निफ्टी 34,800 35,500 दिन की छोटी रेंज, 34,650 35,575 दिन की मीडियम रेंज है, और बड़ी रेंज के तौर पर 34,450 से 35,750 की एक बार आप मानकर चल सकते हैं। और इसके पार निकले तो 850 925 36,000 आगे के बहुत सारे लेवल हैं, लेकिन फिलहाल आपको दिन की छोटी रेंज के लिहाज से ये लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ। जी दीप, बिल्कुल सर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं आज के दिन की रेंज के हिसाब से। सर एफआईज ने तो लॉन्ग पोजीशंस और कम करी और पीसीआर भी 1 के नीचे आए, क्या समझे यहाँ से? ओवरसोल्ड है पीसीआर, इसमें कोई डाउट नहीं, और शॉर्ट कवरिंग आना तय है। अब शॉर्ट कवरिंग 9:15 पर आती है, दिन के दौरान किसी एक लेवल पर आती है, 2:30 बजे से आती है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आएगी ये पक्का है दीप, ये लिख के रख लीजिए, क्योंकि ओवरसोल्ड है पुट कॉल रेशियो 0.93 पर, इसमें कोई डाउट नहीं। 1.02 पर भी था, आपने देखा, भले कभी ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में या तो आपसे गैप से ओपनिंग मिलेगी, वहाँ शॉर्ट कवरिंग होगी, या कल की तरह गैप से ओपनिंग मिलने के बाद नहीं हुई तो दिन के दौरान निचले स्तरों से आपने देखा किस तरह से 14,750 से 14 लगभग 15,000 तक निफ्टी आया है, लेकिन निचले स्तरों से कल लगभग 250 250 पॉइंट भी निफ्टी बढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि निचले स्तरों से शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है, आखिरी 1 घंटे में आपको कल शॉर्ट कवरिंग भी दिखी है, और वैसी ही शॉर्ट कवरिंग एक आज आपको दिखेगी, चाहे वो शुरुआत में दिख जाए और शुरुआत में मजबूत होकर बाजार टिक जाए, एक संभावना वो है। दूसरी संभावना है कि शुरुआत में पिछले 2 दिनों के एक्सपीरियंस को देखते हुए लोग बेचने के लिए कूद पड़े कि नहीं गैप मिला, बड़ी मुश्किल से मिला है, बेचो, तो फिर आपको दिन में एक बार नीचे से बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। शॉर्ट कवरिंग, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग, ऐसा लगता है डेटा देखकर जो समझ में आ रहा है। एफआईज की तरफ से इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन कम हुई है, 2% 57% के आसपास है। विक्स 2% घटा है, कोई खास बदलाव नहीं इन दोनों डेटा में। जी दीप,
ओके, तो ये है आपके लिए आज के संकेत एफआईज और पीसीआर की तरफ से। अब एग्जिस्टिंग पोजीशंस के बारे में बताएं सर, क्या करना चाहिए? एग्जिस्टिंग पोजीशन में निफ्टी में इंट्राडे का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर दे रहा हूँ कल के लो का 14,750 का, और क्लोजिंग बेसिस पर 14,900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके लिए। अगर 14,900 के नीचे बंद होता है निफ्टी तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम कर दीजिए। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है 34,800 का, जिनको और कम रिस्क रखनी है वो 35,000 का भी रख सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे तो 35,000 का ही है जिस पर आपको फोकस करना है। आप अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी के लिए आज से स्टॉप लॉस आप मूव कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन जिनकी है उनके लिए स्टॉप लॉस है 15,100 का इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर, और बैंक निफ्टी पर है 35,600 का इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। ये हो गया आपके दीप स्टॉप लॉस। ओके, ये है आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर राय। नई पोजीशंस कैसे बनानी है सर? निफ्टी खरीदिए आप 14,750 कल के लोस पर स्टॉप लॉस रखिए और वहाँ से खरीदारी आप कर सकते हैं। 14,975, 15,025, 15,075, 15,100 और 15,175, ये सारे टारगेट्स बनते हैं ग्रेजुअली आपके लिए निफ्टी पर, और इसके लिए आप धीमे धीमे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। जैसे जैसे एक अगला लेवल पार हो उसके बेसिस पर आप एक सुटेबल स्टॉप लॉस अपना नीचे की तरफ रखें और उसको बढ़ाते चलें, ज़्यादा ठीक रहेगा। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट कहाँ करना है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मूड माहौल को देखकर, लेकिन अभी जो कंफर्टेबल सिचुएशन लगती है जहाँ शॉर्ट कर लेना चाहिए वो 15,100, 15,175 के बीच में है दीप, और 15,250 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 15,025, 15,000, 14,950, 14,925 ये होंगे टारगेट। अब दिक्कत ये की है कि ऐसे 2 दिनों का ट्रेड आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे 15,100 आएगा भी क्या, लेकिन अगर पिछले 7, 8, 10 दिन का देखेंगे तो बाजार आपको दोनों तरफ सरप्राइज करता है। ऊपर में सरप्राइज करता है, नीचे में शॉक करता है। ऐसे में नीचे में ऐसे जोर से आता है कि ऐसा लगे गया, और ऊपर में ऐसे वापस जोर से बढ़ता है कि ब्रेकआउट की तैयारी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप आराम से शांति से रह सकते हैं तो लेवल का इंतज़ार करें, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और जो फिर अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर मेरे ख्याल से 15,050, 15,075 के आसपास भी सोच सकते हैं। लेकिन जो सही लेवल है जो निकल कर आ रहा है पिछले दिनों के ट्रेडिंग पैटर्न को देखते हुए, ये वो रेंज है जो आपके लिए सेफ है शॉर्ट करने के लिए आज से निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी खरीदना है 34,800 के स्टॉप लॉस के साथ। जिनको रिस्क कम रखनी है 35,000 का भी रख सकते हैं। 35,425 ये पहला टारगेट है आपके लिए, 35,500 दूसरा, 35,575 तीसरा। तो ये छोटे टारगेट हैं, इसके आसपास कहीं कहीं खुल सकते हैं हम। ऊपर में इसके बाद पार निकलकर टिकने पर जो बनेंगे टारगेट वो 35,750, 35,850, 35,925, ये 3 टारगेट के आप ऊपर में और रख सकते हैं अगर बढ़िया तेजी बनती है तो। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, इनके लिए भी वही बात है कि क्या आप 35,575 से ही बेच दें। एक बार तो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन वो रिस्की है। जो बड़ी ट्रेंड है, बड़ी रेंज है, उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़िया है कि आप जितना 36,000 के नज़दीक शॉर्ट कर पाएँ उतना बेहतर है। तो 35,750 से मूड बनाइए और उसके बाद 35,925 ये वो रेंज है जहाँ तक आप बिकवाली कर सकते हैं। 36,100 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 35,575, 35,500, 35,425, 35,300 और 35,200 तक के टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए बैंक निफ्टी में बिकवाली। जी दी, क्लियर है सर। तो नजर रखिए, ये है आपके लिए नई पोजीशंस बनाने की सलाह। बैन लिस्ट आधी हो गई है सर, सेल और पीएनबी बैन से बाहर है, अब सिर्फ बीएचईएल और सन टीवी बने हुए हैं। फंड्स का डेटा समझना था सर आपसे, क्योंकि फिर से एक बिकवाली आई है कैश में एफआईएस, और डीआईएस भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। जो एक ट्रेंड दिखता था कि डीआईएस शायद कभी जब एफआईएस की भारी बिकवाली होती तो डीआईएस सपोर्ट कर लेते थे, वो ट्रेंड क्यों नहीं दिख रहा है इस बार सर? पैसे ही नहीं है तो क्या कहाँ से करेंगे दीप? पैसे तो होने चाहिए ना खरीदने के लिए, उधार लेके तो खरीदेंगे नहीं। और हमारे इन्वेस्टर्स तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी वालों को छोड़ दीजिए, जो समझदार और डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं वही रेगुलरली लगा रहे हैं। नया पैसा तो कोई आ नहीं रहा म्यूचुअल फंड्स में, 7-8 महीने हो गए। ऊपर से जैसे जैसे मार्केट ऊपर आता है सब लोगों को लगता है कि भाई अच्छा पैसा बन गया है, तो वो निकालने के मूड में लगे हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिख रही है वो ये कि म्यूचुअल फंड में नए फ्लोज एसआईपी को छोड़कर आ नहीं रहे। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था बाजार में काफ़ी लोगों से बात करके दीप, वो ये हो रहा है कि काफ़ी पैसा एआईएफ में, काफ़ी पैसा पीएमएस में जा रहा है। यानी कि जो स्मार्ट मनी जिसको आप कह सकते हैं, या एचएनआई मनी, बड़े इन्वेस्टरों का पैसा,
वो ज़्यादा स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। तो या तो वो डायरेक्टली स्टॉक खरीदना चाहते हैं, किसी को सुनकर देखकर पढ़कर कि चलिए फंड वाले कितना रिटर्न देंगे, क्या देंगे पता नहीं, हम सीधा ही स्टॉक खरीद लेना, अभी तो तेजी का मार्केट है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जहाँ ठीक ठाक सी स्टोरी ले लो 25-50% तो ऐसे चुटकियों में बन जाता है। तो एक तो पैसा वहाँ जा रहा है। दूसरा ये कि जहाँ बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड हाथ नहीं लगाते, छोटे छोटे सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स वहाँ पर कम मार्केट कैप वाले लेकिन पीएमएस वाले कर लेते हैं। तो काफ़ी पैसा जो है स्मार्ट मनी एचएनआई इन्वेस्टर्स का वो पीएमएस के थ्रू जा रहा है। तो इसलिए फंड में पैसा आ भी कम रहा है और फंड के पास पैसा है भी कम, जो है वो इन्वेस्टेड है। तो जाहिर सी बात है कि फिर उनसे उम्मीद हम करें कि भाई आप आओगे पैसा लगाओगे, तो हमारी उम्मीद भी गलत है। अगर पैसा होगा तो ही लगाएंगे। तो इसलिए घरेलू फंड नहीं लगा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनका व्यू मार्केट पर नेगेटिव होने से ज़्यादा ये कि फंड फ्लो इनके पास नहीं है, इस वजह से नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं तो आई एम श्योर कि इतना लगातार तो नहीं बेचेंगे। एफआईज की बिकवाली थोड़ी सरप्राइजिंग है, शॉकिंग है, और वो इसलिए दीप कि जब ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल सब कुछ ठीक है, फिर क्यों बेचना चाहते हैं? एक ही रीज़न हो सकता है, आपका रुपया मजबूत है, ठीक है, और ऐसे में आपको मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास है। अगर प्रॉफिट बुक करके अपने डॉलर ले जाने हैं तो आप वो सोच सकते हैं। तो हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर एफआईज इस वक्त देख रहे हो। तो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती के बावजूद फ्रेश खरीदारी नहीं होना, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है। या फिर एक दूसरा ट्रेड ये हो सकता है कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं ग्रेजुअली, तो फिर एमर्जिंग मार्केट्स पर उनका थोड़ा सा व्यू इस तरह का रहेगा कि स्टॉक मार्केट काफ़ी भागे हुए हैं, तो थोड़ा रुक जाते हैं, वहाँ पर बाद में पैसा लगाएंगे। तो ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग एफआईज की तरफ से है, जो आपको होती हुई दिख रही है। और जब तक एफआईज के फ्लो इस हिसाब से बदलते नहीं, तब तक समस्या है। और समस्या ये है कि न सिर्फ कैश मार्केट में उन्होंने खरीदा है, बल्कि कल काफ़ी दमदार इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है। अभी तक तो यही था कि लॉन्ग अनवाइंडिंग कर रहे थे, कल शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी की है और पुट और खरीद लिए। मतलब तीनों ही तरह से एफआईज ने कल धुलाई की है। इनफैक्ट चारों तरह से कैश मार्केट में बेचा है, इंडेक्स शॉर्ट किए, इंडेक्स में तेजी की पोजीशन कम किया, ऊपर से पुट भी खरीद डाले। तो ये डेटा क्वालिटी वाइज बहुत ख़राब है और इसीलिए कॉन्फिडेंस कम करते हैं। और कल भी आपको ध्यान होगा, हफ्ते के पहले दिन अगर हम हल्के कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, तेजी पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि 100-125 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो तुरंत ही बेच देने का मौका होगा, जितना बड़ा गैप मिले उतना बेहतर। उसका कारण ही यही कि अगर आपके पास एफआईज के डेटा ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी ख़राब है तो फिर मुश्किल है। 2800-2900 करोड़ के उन्होंने ऑप्शंस खरीदे हैं, लेकिन उससे कोई खास मैं इंप्रेस नहीं हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑप्शन में जो एक जगह एक्शन है वो पुट की बाइंग का है। इसके अलावा कॉल्स भी दमदार शॉर्ट के, तो वहाँ पर भी शॉर्ट की तरफ काफ़ी पोजीशन बनी है लॉन्ग के मुकाबले में। तो ओवरऑल एफआईज के डेटा खराब है और घरेलू फंड्स के पास पैसे हैं नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो बाजार को सहारा देने के लिए इस समय कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार क्या संकेत दे रहा है सर? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? ऐसे तो कोई खास लेवल्स दिख नहीं रहे हैं दीप के। 15,000 के लेवल को एक बार आप मान लें मेक और ब्रेक के तौर पर। 15,000 के लेवल पर 25 लाख शेयर हैं कॉल्स में, उसके ऊपर टिके रहेंगे तो थोड़ी और मजबूती बनेगी। फिर 15,100 15,200 बड़ी रुकावट की रेंज है, जहां तक जाकर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। ये निफ्टी के लिए हो गया। बैंक निफ्टी के लिए भी पोजीशन काफ़ी कम है। 35,000 इमीडिएट सपोर्ट है, 5-5 लाख शेयर पुट कॉल में बराबर है। कोई खास फर्क है नहीं। डेटा बहुत कम है, ऊपर में 36,000 पर कॉल राइटिंग है, 9 लाख शेयरों की। कोई खास डेटा है नहीं, तो इससे जो रेंज और लेवल जो मैंने दिए उसी पर फोकस कर लीजिए। जी दीप। क्लियर है सर। चलिए, ये तो रहा पूरा ट्रेड सेटअप आज के लिए, पर आईपीओस पर आपकी राय भी जानना चाहूंगा सर। कई सवाल हैं, पर उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे क्या है ये जान लेते हैं। बताया सर, क्या रेकमेंड कर रहे हैं? दीप, जिस तरह से सेक्टरल चर्निंग होती दिख रही, एक सेक्टर जो हम लगातार से काफ़ी बुलिश रहे हैं और मुझे लगता है अब फिर से रेडार पर आता दिख रहा है, वो है पेपर शेयरों का। कागज़ बनाने वाली कंपनियां, यहाँ पर बढ़िया तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। तो आज मैंने इसी स्पेस से कैश मार्केट का स्टॉक चुना है, वो है न्यूज़ प्रिंट, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स। ये स्टॉक है जहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर के लिए जो अखबारों के लिए जो पेपर की ज़रूरत होती है, वो बनाने का कारोबार करने वाली ये लीडिंग कंपनी है। और पिछले एक हफ्ते में दीप, जो अखबारों के पेपर के दाम वो 11% बढ़े हैं।
बड़ी तेज़ उछाल आई है इनके दामों में। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक ये बढ़िया एक्शन वाला स्टॉक हो सकता है। 137 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदना चाहिए। 150 रुपये का पहला टारगेट होगा, 155 का दूसरा टारगेट होगा। ये दो छोटे टारगेट के लीजिए। और उसके अलावा पोजिशनल अगर आपको लेना है तो 165 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको 180 रुपये तक के टारगेट रखने चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट वाला टारगेट आपका 180 का होगा, और शॉर्ट टर्म 150 155, मीडियम टर्म 165, लॉन्ग टर्म 180 का। तो पहला कारण तो यही कि न्यूज़ प्रिंट के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, एक हफ्ते में 11%। तो जाहिर सी बात है इनके लिए बड़े फ़ायदे की बात है। आमतौर पर जब भी चुनावों का सीज़न होता है इन कंपनियों के लिए बड़े फ़ायदे की बात होती है, और जब चुनाव आते हैं तो पेपर की डिमांड बढ़ती है। आप खुद देखिए कोरोना के वक्त पेपर की साइज़ बिल्कुल छोटी होती दिख रही थी, अब वापस बैक टू नॉर्मल आ रहे हैं। पहले जो पेपर 24-24 पेज के आते थे वो 12 पेज के रह गए, अब वापस बैक टू नॉर्मल बड़े पेपर आने लगे हैं। तो इनके लिए डिमांड बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि चाइना से जो इंपोर्ट हो रहा था कागज़ वो काफ़ी महंगा हो चुका, तो लोकल कंपनियों के लिए वो फ़ायदा होता दिख रहा है। काफ़ी ड्यूटी भी जो सरकार ने लगाई उसका फ़ायदा इस कंपनियों को मिल रहा है। जहाँ तक तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट का सवाल है, हाई 400 रुपये का बनाया हुआ है और मुश्किल में थी कंपनी। अब मुझे लगता है कि इस सारे माहौल में कंपनी बढ़िया टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है। 140 रुपये वाला शेयर करेक्ट होकर 400 रुपये वाला शेयर करेक्ट होकर 140 रुपये पर आ चुका है। तो ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जेके पेपर आपको याद ही होगा 100 रुपये से नीचे के आसपास हमने इसे माला माल वीकली में दिया था। आज आप देखिए लगभग वहाँ से 60-70% से ज़्यादा के रिटर्न, 80% के रिटर्न कुछ ही महीनों में आ चुके हैं। ये स्टॉक्स पूरा सेक्टर अब भी एक्शन में रहेगा। और आज एक और वो हमारी खबर पर मुहर भी लगी है, जहाँ प्रधानमंत्री ने खुद प्रगति मीटिंग ली और उसमें उन्होंने कहा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन करके इस पर पेपर और वेस्ट रिसाइकिल से वाले प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। तो पेपर पर बढ़ावा है और मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जहाँ पर आपको अच्छा एक्शन दिख सकता है। बिल्कुल सर, तो नजर रखेंगे टीएन न्यूज़ प्रिंट आपके लिए स्टॉक ऑफ द डे, ट्रेड के लिए और पोजिशनल बेसिस के लिए, दोनों पर आप नजर रखिए, अच्छे आपको रिटर्न्स दे सकता है। अच्छा सर, अब आईपीओ के डिस्कशन पर आते हैं और ढेरों सवाल है मेरे पास आपके लिए। सबसे पहले तो आज जो आईपीओ खुल रहा है उस पर राय दें, कल्याण ज्वेलर्स, पैसे लगाएं या नहीं? दीप मतलब मज़ा नहीं है। अब मतलब वो ये एक तो ये होता है कि किसी आईपीओ को देखकर आपको लगे कि नहीं ये मुझे कूद के लगाना ही है पैसा, वैसा कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये कि मतलब कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ख़राब चीज़ें। पहले तो ये बता दूं कि अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से सोचें तो अवॉइड हो सकता है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मुझे कोई ऐसा 20-25% के ऊपर के लिस्टिंग गेन नहीं दिख रहे हैं। जब तक 25% के ऊपर के लिस्टिंग गेन ना दिखें तब तक मुझे लगता है कि उतनी रिस्क लेने, और फ़र्ज़ करें अब से लेकर लिस्टिंग तक अगर निफ्टी 14,400-500 आ गया तो 500-700 पॉइंट निफ्टी सर गया तो फिर आप वो कुशन आपको लेकर चलना पड़ता है। सेकेंडरी मार्केट तो है नहीं कि आप तुरंत डिसीजन ले लेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो ब्रांड है, जो कुछ अच्छी बातें हैं उनको देखकर अगर आपको पैसा लगाना ही है तो पहली चीज़ आप हाई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाले इन्वेस्टर हैं जिनको ज़्यादा, और अगर लिस्टिंग पर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए या आपको ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करना पड़े तब भी आपको चलेगा, तो ही आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। अदरवाइज़ बहुत अट्रैक्टिव हो वैसा नहीं है। पहले मैं अच्छी बातें बता दूं, कंपनी की ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन खुद हैं, लंबे समय से हैं, नाम है कंपनी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, प्रोमोटर्स को 40 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और जनरली इस बिजनेस में एक ट्रस्ट और एक्सपीरियंस और लंबे समय बिताने की अपनी वैल्यू होती है, वो कल्याण ज्वेलर्स के पास है। तो कई सारी चीज़ें अच्छी हैं, ग्लोबल प्रेजेंस है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, और स्पेशली दक्षिण भारत में तो अनडिस्प्यूटेड लीडर है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं कंपनी के पास में जो आपको दिखती है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि इन्होंने वैल्यूशंस के लिहाज से महंगा किया है। अब आप टाइटन के लिहाज से वैल्यूशन मांगेंगे तो देखिए टाइटन का वैल्यूशन तो किसी भी आईपीओ को मिल नहीं सकता। हालांकि टाइटन से थोड़ा सस्ता रखा है इन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूशन और कम होने चाहिए, सस्ता और मिलना चाहिए आईपीओ। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है 86-87 रुपये छोटी साइज़ है। सवाल ये नहीं है, आप इक्विटी देखेंगे, इक्विटी बहुत भारी भरकम बड़ी है, और इशू के बाद मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ पहुँचने वाला है। तो मेरा ये मानना है कि 86-87 रुपये की जो प्राइस है वैसे देखने में आपको छोटी दिखेगी, लेकिन इसे थोड़ा और नीचे किया जाता तो वैल्यूशन अच्छे होते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए पैसा बनाने का मौका मिलता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, फाइनेंशियल उतने इंप्रेसिव है नहीं।
कर्ज बहुत ज़्यादा है कंपनी पर और वो कर्ज कम करने का कोई ठोस प्लान नज़र नहीं आ रहे। थोड़ा बहुत पैसा जो आईपीओ से आएगा उससे कर्ज कम करेंगे, लेकिन अब भी हाई डेट पर है और डेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर यही कर्ज कम कर ले कंपनी तो इनकी बैलेंस शीट बहुत खतरनाक तरीके से अच्छी हो सकती है। तो मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी आप 6.5-7% कमाते हैं और 10.5% अगर आप ब्याज भर रहे हैं, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों करें। तो मुझे लगता है कंपनी को कर्ज कम करने की तरफ फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, और जैसे ही अगर कंपनी ने डेट कम किया उसके बाद बैलेंस शीट बढ़िया हो जाएगी, फाइनेंशियल अच्छे हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है मैं अपना व्यू बदलूँ। लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मज़ा नहीं है। तो अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई खास बात नहीं, लेकिन जिसको रिस्क लेनी है 10-15% की लिस्टिंग गेन के लिए, और अगर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया चलता है तो कोई दिक्कत नहीं कि आप सेकेंडरी मार्केट का स्टॉक लेकर भी तो नुकसान कई बार कर देते हैं, तो उस हिसाब से लेकर रख लेंगे तो नुकसान नहीं। हाँ, एक अच्छी बात और है जो बोलना चाहता हूँ, कल जो एंकर बुक बनकर आई वो बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने अच्छा पैसा डाला है, तो एंकर बुक तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल्स वीक है इन दोनों के बीच में। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मुझे बड़े लिस्टिंग गेन ना दिखते हों, मेरे पास चॉइस बहुत है ना, वहाँ लगाएंगे। बिल्कुल सर, और आपने चॉइस की बात करी तभी उस पर एक सवाल बन रहा है। काफ़ी सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रीच आउट कर रहे हैं। आईपीओस की बौछार है सर, 3 एक्टिव आईपीओस हैं, आज ये चौथा खुल रहा है और 2 कल भी खुलेंगे। इतने सारे आईपीओस हैं, कहाँ पर डेफिनेटली पैसा लगाना है, क्योंकि लिमिटेड कैश ही होता है सबके पास, तो कहाँ पर पैसा बचा के रखें कि डेफिनेटली इस आईपीओ पर तो पैसा लगाना ही लगाना है? तो दीप, अभी खुला हुआ है आपके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ठीक है, इसमें डेफिनेटली लगाना ही है, बहुत क्लियर है। अनुपम रसायन में छोटे लिस्टिंग गेन के लिए आप और लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेने के लिहाज से लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वो भी ठीक है। लक्ष्मी तो पक्का लगाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुपम रसायन मतलब एवरेज आईपीओ आप मानकर चल सकते हैं। क्राफ्ट्समैन में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तो क्राफ्ट्समैन और कल्याण लगभग एक जैसा है कि जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सिर्फ लिस्टिंग पर लगाने के लिहाज से रिस्की हो सकता है। मैं फिर एक बार कह दूं, बाजार यहाँ से अगर मजबूत हो गया या ऐसा भी रह गया तो हो सकता है 10-15-20% लिस्टिंग गेन बन जाए। मेरे लिए लिस्टिंग गेन का मतलब 25% प्लस है। अगर 25% तक का लिस्टिंग गेन मिलता है तो वो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। कम से कम 25% तो चाहिए ही, नहीं तो आप रिस्क लेते हैं, कल को मार्केट ख़राब हो कुछ भी हो तो वो अगर आपको 20% 15% ऊपर हो गया और फिर आपको ये लगा अरे हम तो लगा लेते तो ठीक था, तो वो आपका कॉल है। मेरे लिए 25% मिनिमम लिस्टिंग गेन चाहिए तो ही मुझे अच्छा लगता। तो उस लिहाज से क्राफ्टमैन और कल्याण दोनों फिट नहीं होते हैं। अब आ रहा है नज़ारा। नज़ारा पक्के तौर पर लगाने का रहेगा, क्योंकि अब तक जो मैं पढ़ाई कर चुका हूँ नज़ारा के बारे में और कल हम इस पर पूरी विस्तार से राय देंगे। तो नज़ारा के लिए आपको पैसा बचा कर रखना चाहिए। और दूसरा है सूर्योदय, वो भी कमोबेश इसी तरह का आईपीओ है जो क्राफ्ट्समैन कल्याण जैसा कि जहां बहुत तगड़ा एक्शन हो, मुझे संभावना कम दिखती। तो अगर आप मुझे चॉइस के तौर पर पूछेंगे कहां लगाना चाहिए, नज़ारा, लक्ष्मी, ये 2 पक्का लगाना चाहिए। और अनुपम में आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं लगाने के बारे में, बाकी 3 में मज़ा नहीं है। क्लियर बात है सर, तो 2 डेफिनेट हैं, 1 में भी है और बाकी 3 अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और आज सर आप स्पेशल शो भी करने वाले हैं आईपीओज को लेकर 1 बजे, जहां पर इन सभी आईपीओज पर चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, तो आज आईपीओ को लेकर पूरा, ताकि आपको एक साथ सारी राय मिल जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विस्तार में अगर आप देखना चाहते हैं तो आईपीओ की बाहर दोपहर 12:56 पर ये विशेष शो, तो सारे आईपीओ पर आपको 100% पूरा व्यू मिल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी दीप। सर एक छोटा सा सवाल है, आखिरी सवाल आईपीओज को लेकर, ये जो बाजार का मूड माहौल बदला है पिछले कुछ दिनों में, इसका क्या सब्सक्रिप्शन पर असर आ सकता है या फिर लिस्टिंग पर प्रॉब्लम आ सकती है? एमटीआर की तो दमदार लिस्टिंग हुई, बट बाकी आईपीओज पर असर आ सकता है? आ सकता है दीप, और स्पेशली इसमें यह बहुत अच्छा सवाल है, और किस में आ सकता है किस में नहीं आ सकता वो भी समझना जरूरी है। और ये सिर्फ इन आईपीओ के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हर एक आईपीओ के लिए लागू होता है। ये बात जो आईपीओ में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को बहुत ध्यान से सुने कि जब जिस दिन आईपीओ बंद हो रहा है और जिस दिन लिस्ट हो रहा है उसके बीच में अगर बाजार बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए तब तो खैर कोई समस्या नहीं, छोड़ ही दीजिए। चलो समझिए बाजार नीचे हो जाए तो कौन से आईपीओ इफेक्टेड हो सकते हैं, कौन से नहीं होंगे, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब अगर बाजार भाग गए तब तो ठीक है, संभावना पूरी के ऊपर हो। लेकिन अगर कोई भी कंपनी ऐसी स्पेस में से है जहाँ पर 50 लिस्टेड कंपनियाँ हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पर असर आएगा ही आएगा। मसलन कल्याण ज्वेलर्स
फर्ज करें कि निफ्टी 500-700 पॉइंट गिर गया। अब कल्याण ज्वेलर्स जैसी ज्वेलरी वाली कंपनियां बहुत सारी लिस्टेड है, और अब तक एक टाइटन को छोड़ दें तो कोई ज्वेलरी वाली कंपनी ने कोई बड़ी वेल्थ तो बनाई नहीं है कि जिसमें ज्वेलरी वाली, इंक्लूडिंग TBZ की, जिसमें लोगों के बड़े पैसे बन गए 10-15-20 साल लगाकर। अभी तक का किसी ज्वेलरी कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है नहीं जहाँ मोटा पैसा बनाओ, एक्सेप्ट एक आपका टाइटन छोड़ दीजिए। तो फिर ऐसे में अगर बाजार खराब हो गया तो क्या कल्याण ज्वेलर्स अलग हो सकता है? इसका जवाब होगा ना। तो वहां पर नहीं। लेकिन क्या नज़ारा अलग हो सकता है? जी हाँ, क्योंकि वो अपने आप में अलग तरह का बिजनेस है। तो जो यूनिक बिजनेस मॉडल है वहां पर आपको मार्केट के 5-7 दिन के फॉल से डरने घबराने की। केमिकल वाली कंपनियां हुई तो केमिकल का वाली कंपनियां क्या अपने आप में अकेली हैं? जी नहीं, 50 हैं। तो फिर वहां पर इंपैक्ट आ सकता है। कोई रियल एस्टेट वाली कंपनी का अगर IPO आए तो 50 कंपनियां, वहां पर इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन कोई MTR भले ही 200 गुना ना भी बढ़ता, लेकिन अपने तरह का एक अलग तरह का बिजनेस मॉडल है, अलग तरह के क्लाइंटल है, तो वहां पर बाजार खराब भी हो जाए तब भी लिस्टिंग दमदार होगी। तो आप जब इशू बंद होने से लेकर लिस्टिंग तक का एक व्यू लेते हैं तो ये देखिए कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, क्या यूनिक बिजनेस मॉडल है? इसका जवाब है हाँ। तो फिर आप डरिए घबराइए मत कि बाजार 500,000 पॉइंट गिर जाए, 10% नीचे आ जाए तो भी कोई चिंता मत कीजिए, तब भी आपका IPO दमदार लिस्ट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक तो पहले ही वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सस्ते है, और अपनी तरह की 50 कंपनियों में से एक ये और आ रही है, अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या उज्जीवन नहीं है, क्या इक्विटास नहीं है, और भी है ना, तो फिर ऐसे में ये अलग से क्या कर रहा है, या अलग से कि आप बहुत ही सस्ता हो। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए IPO से लेकर लिस्टिंग तक पर वो रिस्क रहती है। और मैं जब ये कहता हूँ अवॉइड या हाई रिस्क वाला, तो उसके पीछे मकसद भी यही होता है कि ये वो कंपनियां हैं जहां पर आपके पास ऑप्शन ढेर सारे हैं और जिनका अगर बाजार खराब होता है तो असर पड़ सकता है। ये असर आपको नज़ारा में नहीं दिखेगा, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि वो अपनी तरह का अलग IPO है। ये MTR जैसी कंपनियों में नहीं दिखेगा, वो अपनी तरह का अलग IPO है। तो जो यूनिक IPO है वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूनिक नहीं है वहाँ दिक्कत है। तो ये समस्या आपके साथ हमेशा रहेगी। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और अब फोकस करते हैं खबरों वाले शेयर पर। स्टॉक्स इन न्यूज, कुशल है हमारे साथ तैयार। कुशल, बताइए आज की खबरें। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स यहां पर आपको नजर रखनी होगी, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे जो है कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस पर नजर रखिए, क्योंकि इसका जो OFS है आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ दिखेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में फोर्टिस मामले की सुनवाई होगी और US फेड की 2 दिनों की FOMC की बैठक भी जो है आज शुरू होती हुई नजर आएगी। और एक प्राइस बैंड रिविजन हुआ है मेघमानी ऑर्गेनिक्स में, कल के सत्र में काफी बढ़िया तेजी इसमें बनी थी, 20% से घटकर 10% जो है प्राइस बैंड इसका रिवाइज किया गया है। साथ ही पेपर स्टॉक्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये खबर हमारी जो खबर थी उस पर मोहर लगती हुई नजर आई है और JK पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर और ओरिएंट पेपर जैसे स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रहेंगे। PM की जो प्रगति बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने पर जो है उन्होंने फैसला ले लिया है और पर्यावरण मंत्रालय ने ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी कर दिया है। तो यहां पर इस वजह से फोकस में रहेंगे सारे पेपर स्टॉक्स। टाटा कम्युनिकेशंस आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए OFS के खुलता हुआ दिखेगा। इसमें डिटेल जो है, सरकार कंपनी में करीब 16% हिस्सा जो है OFS के जरिए बेचेगी और 1161 रुपए प्रति शेयर जो है इसका फ्लोर प्राइस तय किया गया, यानी कि 10% डिस्काउंट पर। और बाकी जो बची हुई 10% हिस्सेदारी है सरकार की, वो पैंटोन फिनवेस्ट लिमिटेड को बेची जाएगी। मिधानी बोर्ड ने 1.2 रुपीस पर शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट जो है 23 मार्च तय की गई है। और साथ ही अल कार्गो लॉजिस्टिक्स, यहां पर भी कंपनी ने 2 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। और अंत में जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, जिसमें PVR, आइनॉक्स लेजर, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और वेस्ट लाइफ है, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र ने जो कोविड गाइडलाइंस है वो नई जारी की है। होटल, जिसमें होटल, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट में 50% क्षमता पर जो है आपको ऑपरेट करने की अब इजाजत दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है ये इन सब स्टॉक्स पर पड़ता हुआ आ सकता है। तो ये 50% कैपेसिटी में वो होंगे 50% लोग जिनको कोविड की रिस्क नहीं, वही जा पाएंगे। बिल्कुल। ये जिनकी एंटीबॉडी बन चुकी है, जो वैक्सीन ले चुके हैं, वही जी। चलिए, लेकिन 50% कैपेसिटी की जा रही, तो ये थोड़ा सा झटका है सारे मल्टीप्लेक्स कंपनियों के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए। ये इस वक्त की खबर। आइए, वरुण भी हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कुछ और ऐसे ही शेयर जहां पर आज खबरें। वरुण, बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, देखिए सबसे पहले तो QIP का अपडेट। गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसने फ्लोर प्राइस से करीब 4.19% डिस्काउंट पे QIP के शेयर जारी किए हैं। 1450 रुपए के भाव पे शेयर जारी किए गए हैं। AU स्मॉल फाइनेंस, यहाँ पे प्रीमियम पे जारी किए गए हैं शेयर।
1251 के भाव पे QIP के फाइनल प्राइस निकल के आया है, जबकि फ्लोर प्राइस जो था 1180 रुपए के आसपास का था। तो अच्छे खासे प्रीमियम पे यहाँ पे QIP का जो फाइनल प्राइस है वो तय किया गया है। ऑयल एंड गैस कंपनीज को अपने रडार पर रखें, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस को फिलहाल GST के दायरे में लाने की कोई भी योजना नहीं है। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी बयान आया है कि गेल के जो पाइपलाइन कारोबार है उसको अलग करने का फिलहाल विचार नहीं कर रहे। तो पूरा ऑयल एंड गैस क्षेत्र की जितनी कंपनीज है वहां पे नजर रखिएगा। मैक्स हेल्थ केयर, इस कंपनी ने अपनी जो सब्सिडरी कंपनी है साकेत सिटी हॉस्पिटल, उसमें अपना हिस्सा जो है वो बढ़ा दिया है। 466 करोड़ में 42.8% हिस्सा जो है उसमें बढ़ोतरी की है, इन्होंने एडिशनल बाइंग की है। कुछ बल्क डील्स है। VST इंडस्ट्रीज, यहाँ पे डेराइव ट्रेडिंग ने करीब 6.5 लाख शेयर खरीदे हैं। बेचने वाले राधा किशन दमानी है। हालांकि डेराइव ट्रेडिंग जो है वो भी RK दमानी की ही कंपनी है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। और गोदरेज एग्रोवेट, यहाँ पे प्रोमोटर जो है गोदरेज इंडस्ट्रीज, इन्होंने करीब 39,000 शेयर्स जो है वो खरीदे हैं। 9 से 10 मार्च के बीच में ये खरीदारी की गई है प्रोमोटर से। ओके, तो ये है आपके लिए राय, ये सारी खबरें इन सारे शेयरों पर। आइए अब वक्त है FIR का। आशीष बताइए कौन से हैं रिपोर्ट्स आज जिन पर रहेगा फोकस? गुड मॉर्निंग अनिल जी। सबसे पहले एवेन्यू सुपरमार्ट्स मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, लेकिन रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया गया है। ओवरवेट की रेटिंग को बदलकर अभी इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं। 3,275 रुपए का लक्ष्य दिया। हालांकि अगर आप देखें तो कल की क्लोजिंग 3,115। ये कह रहे हैं कि स्टॉक में अगर आप देखें तो बढ़त सीमित नजर आती है। ज्यादातर जो एक्शन है वो साइडवेज देखने को मिलेगा और इस स्टॉक के मुकाबले इन्हें बेहतर विकल्प नजर आ रहे हैं एशियन पेंट्स और ब्रिटानिया। GSK फार्मा मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट मानी जाएगी क्योंकि अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1336 रुपए के लक्ष्य के लिए 1426 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे ग्रोथ के मुकाबले अगर आप देखें तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगे, ऑलमोस्ट 35 टाइम्स के PE पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जिसके चलते स्टॉक पर कहीं ना कहीं देखें तो बेरिश नजर आ रहे हैं। बंधन बैंक बढ़िया रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई है खरीदारी के राय के साथ और ऊंचा लक्ष्य दिया 470 रुपए का। 340 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो बढ़िया नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो आय में रिकवरी है, कलेक्शन एफिशिएंसी सुधरी है, इसके चलते ये स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। PSU स्टॉक्स बजेंगे। कोल इंडिया, क्रेडिट स्विस की दमदार रिपोर्ट आई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 195 रुपए के लक्ष्य के लिए। 147 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि रिसीवेबल्स फिलहाल अगर आप देखें तो बढ़े हुए हैं, लेकिन अगले वित्त वर्ष में अगर आप देखें तो कम होंगे और कंपनी के पास जो कैश है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते यहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। L&T फाइनेंस, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। लक्ष्य 76 से बढ़ाकर 122 कर दिया है। 103 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि इस स्टॉक में भी अगर आप देखें तो वैल्यूएशन दमदार नजर आ रहे हैं, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं। एशियन पेंट्स मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 3,000 रुपए के लक्ष्य लिए 2,358 जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि अगले 60 दिनों में ये इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है और यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि YTD यानी साल की शुरुआत से अगर आप देखें तो इसने सेंसेक्स को करीब 21% से अंडर परफॉर्म किया है। आखिरी रिपोर्ट है इंडसइंड बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1225 रुपए के लक्ष्य के लिए। मान रहे कि लगातार कंपनी के कारोबार में जो है रिकवरी देखने को मिल रही है, कलेक्शन एफिशिएंसी है वो सुधरी है, जिसके चलते यहाँ पर ये स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहा है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आपको रखना है फोकस। आइए फोकस करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स में। एक्सपर्ट्स के साथ हमारे साथ हैं तैयार और लेते हैं उनकी आज की पिक ऑफ द डे। आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग वागले साहब, कीजिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा बाय कॉल होगा JSW स्टील पे। 430 का बंद है। मुझे लगता है मेटल स्पेस में कल जो मूव आई थी आज भी कंटिन्यू होगी। मेरा 425 का स्टॉप लॉस होगा और 442 का टारगेट होगा और ये सिर्फ इंट्राडे कॉल है। ओके, 442 के टारगेट के लिए इंट्राडे में JSW स्टील में करें खरीदारी। मेटल्स मजबूत ग्लोबल मार्केट के साथ और मजबूती की पूरी संभावना। कुणाल जी सुप्रभात, बनाए सर, आपने क्या चुना है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, दो काउंटर्स मुझे खासे पसंद आ रहे थे। एक की चर्चा तो मैंने और राकेश जी ने कल ही कर ली थी। स्टॉक का नाम था टेक महिंद्रा। और अनिल जी दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी जिसमें बड़ा दमदार मूव आता हुआ दिख रहा है वो है माइंडट्री। तो आज पिक ऑफ द डे है माइंडट्री, जिसमें कल हमने 1900 के ऊपर बंदी आते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि यहां पर 1910 1910 के स्टॉप लॉस से बाय करें।
मुझे लगता है ये स्टॉक 2000 को पार करेगा इस तेजी में, लेकिन जो पहला टारगेट होगा वो 1970 1970 का होगा। तो 1970 2000 के इवेंचुअल टारगेट के लिए माइंट्री बाय करें, 1910 पर स्टॉप लॉस रख लें। ओके, माइंट्री में दिमाग लगाएं, खरीदारी करने का ये है राय कुणाल जी की तरफ से। बंसल जी गुड मॉर्निंग, आप क्या खरीदेंगे सर? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है HDFC बैंक पर खरीदारी की राय है। 1515 1515 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1553 के टारगेट के लिए HDFC बैंक को खरीदने की राय होगी। ओके, चलिए HDFC बैंक में खरीदारी करने की राय है। माफ कीजिएगा। और किरण जी भी हमारे साथ हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी क्या राय है? अनिल जी वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। मेरा बाय करने की सलाह है लालपात लैब्स पे। तो मेरा मानना है कि पिछले 12-15 दिन में एक सीमित दायरे में कामकाज कर रहा था। कल बहुत अच्छे डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम से ये स्टॉक एक ब्रेकआउट देता नजर आ गया है। तो मेरा मानना है कि 2370 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। पहले टारगेट 2500 2545 ये दूसरा टारगेट रहेगा। इस टारगेट्स के लिए 1 से 2 दिन का व्यू लेके बाय करने की सलाह है। उसके आगे आप लाल पाथ लैब के आगे डॉक्टर भी लगाओ सर, बुरा मानिएगा, उनकी डिग्री है पूरी, डॉक्टर लाल पाथ लैब है। तो हाँ, मतलब डॉक्टर की डिग्री लेना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। अगर आसान होता तो बंसल जी भी अब तक ले चुके होते थे। तो बंसल जी ने डॉक्टरी इसीलिए छोड़ी कि बंसल जी इसलिए छोड़ी चार्ट वाला काम आसान है। नहीं अनिल जी, देखिए ऐसा नहीं है, चार्ट वाला काम भी अनिल जी मुश्किल है, इजी तो कुछ भी नहीं है। बट बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिल जी, डॉक्टर की डिग्री ऐसे नहीं ली जाती है। बराबर। और किसी अनिल जी डॉक्टर की अनिल जी एक अच्छी चीज बताता हूँ, किसी भी डॉक्टर की अगर डिग्री उड़ा दो तो उसे बहुत बुरा लगता है। और स्पेशली कि जो जिस तरीके से वो डॉक्टर लाल पैथ लैब है, जिस तरीके के डॉक्टर जो ये MBBS MD वाले डॉक्टर होते हैं, हाँ। इनकी अगर आप डिग्री उड़ाओ तो अनिल जी काफी इनको बुरा लगता है। तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है। तो किरण जी प्लीज आप एक बार कॉल को रिपीट करें डॉक्टर की डिग्री के साथ। किरण जी ओवर टू यू। बिल्कुल, डॉक्टर लाल पैथ लैब बाय करने की सलाह है। 2370 का स्टॉप लॉस, 2500 का पहला टारगेट, 2545 का दूसरा टारगेट। ओके, वागले साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी वागले साहब। अनिल जी, मेरा आपके लिए एक सवाल है जी। आप सही कह रहे हैं कि प्रोफेशनल्स को अपनी डिग्री लगाना अच्छा लगता है। मैंने इनफैक्ट काफी सीए लोगों को उनके जो कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं, उसके ऊपर सीए और फिर उनका नाम आता है। राइट। तो आप ऐसे क्यों नहीं लगाते? हाँ, ये बात सही है एक्चुअली। कि हमें जब बहुत पुराने ज़माने में हुआ था ना 93 में, तब ये ट्रेंड नहीं था। उसके बाद में ये धीरे धीरे ट्रेंड आया कि जब सब आजकल इंजीनियर भी लगाने लगे ER, और डॉक्टर तो पहले से लगाते ही थे, तो उस समय था नहीं, तो वैसे ही चल दे दिया। और दूसरा ये कि आमतौर पर ज़्यादातर जो प्रोफेशन में प्रैक्टिस में सीए हैं वो ज़्यादातर सीए इस्तेमाल करते हैं। वैसे बात तो सही, आपका आइडिया सही है, मुझे शुरू करना चाहिए ये। मैं भी लगा सकता हूँ डिग्री, तो एकदम पूरी मेहनत के साथ ही ली है, बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने लिए। जी बंसल जी। अनिल जी मैं कुछ नहीं अनिल जी, आपको शायद मालूम नहीं है, वागले जी अनिल जी ने ना वागले जी पहले सुनिए आप। अनिल जी ने ना एक अटेम्प्ट में सीए करी है। तो जो एक अटेम्प्ट में सीए करते हैं ना, वो नाम के आगे सीए नहीं लगाते हैं। देखो ऐसा नहीं है, सीए में एक ही रूल है, सीए करने वाले से कभी अटेम्प्ट नहीं पूछे जाते। डिग्री है ना, बस उतना काफ़ी है। ये चलिए, तो ये तो बात हुई डॉक्टर लाल पैथ लैब की। आइए बढ़ते आगे, और हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं। हिमांशु बताएं आपका पिक ऑफ द डे। जी अनिल जी गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। अनिल जी 2 पिक ऑफ द डे है। एक खरीदारी की राय है कैश सेगमेंट में। मुझे लगता है कि सिक्लिकल स्टॉक्स जिस हिसाब से एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और स्पेशली कैश सेगमेंट में जिस तरह से खरीदारी देखने को मिली है, उसके चलते एक स्टॉक जो मेरे रडार में आज के लिए आया है वो है हरिसन्स मलयालम। टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन से जुड़ा स्टॉक है अनिल जी। 10 साल के बड़े रेजिस्टेंस जोन को इसने पार किया है, और 2-3 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद कल एक काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में खरीदारी करके चला जा सकता है। स्टॉक ऑल टाइम हाइज बनाने के बेहद करीब है। तो हरिसन्स मलयालम में खरीदारी की राय है आज के लिए। क्लोजिंग भाव कल का 159.60 था। 180 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 152 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और अनिल जी दूसरा स्टॉक F&O सेगमेंट से है, और वो शॉर्ट साइड का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है हेवल्स। मुझे लगता है कि यहाँ पर सेटअप काफ़ी वीक है। 1104 रुपये का कल फ्यूचर का क्लोज है। मुझे लगता है 1108 1110 के आसपास ओपनिंग मिल सकती है। वहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है। 1122 के स्टॉप लॉस के साथ 1075 तक का टारगेट हेवल्स में देखने को मिल सकता है।
ओके, तो 1075 के टारगेट के लिए शॉर्ट करनी आज की ओनली शॉर्ट कॉल सेल कॉल हैवल्स पर आती हुई दिख रही है हिमांशु जी की तरफ से। और उसके अलावा आप देखें तो दमदार बाय कॉल्स आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। सुमित जी भी हमारे साथ तैयार है। सुमित जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं क्या है आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग दीपांशु, आज का पिक ऑफ द डे और इस आने वाले हफ्ते के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव मेटल स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पिक ऑफ द डे के तौर पे यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील को सिलेक्ट करना चाहिए। जेएसडब्ल्यू स्टील ने कल लोअर लेवल से एक अच्छा शार्प मूव दिखाया है और हायर लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव दिखाएगा जिसके अंदर 445 रुपए से लेकर 450 रुपए तक का मूव जल्दी ही जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर देखने को मिल सकता है। 425, 428 या 429 के आसपास जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी बनती है। 415 का स्टॉप लॉस लगाना है। 445 से 450 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो मेटल काउंटर्स हमने देखा कि कल जो रिकवरी हुई है वहां पर मेटल्स लीड कर रहे थे और इसलिए सुमित जी की तरफ से जेएसडब्ल्यू स्टील पर है खरीदारी की राय। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे क्या है। गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज की जो पिक ऑफ द डे है वो महारत्न कंपनी है पीएसयू सेगमेंट से और वो कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टारगेट निवेश का है 94 का। मुझे लगता है कि इनका जो विजन है 2030 का वो दमदार है। सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बनना है और सबसे सस्ता स्टील प्रोड्यूसर बनना है। करीबन 50 मिलियन टन का टारगेट कर रहे हैं। सेल मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन कंपनी है पीएसयू सेगमेंट में, महारत्न कंपनी। 94 का टारगेट। ओके, तो 94 के टारगेट के लिए सेल पर खरीदारी और आज तो वायदा कारोबार के बैन से भी बाहर आया है। कल भी हमने देखा कि दमदार तेजी थी सेकंड हाफ में इस काउंटर में। तो ढेरों फैक्टर्स हैं और सिद्धार्थ जी की तरफ से खरीदारी की भी राय। सेल पर आज रखेंगे नजर रखनी है आज ढेरों और काउंटर्स पर जो एक्शन में दिखेंगे। और पीएसयू स्टॉक्स जिसके बारे में हम अनिल जी से चर्चा कर ही रहे थे, बीपीसीएल की तो हमने बात करी, आईओसी और बीईएल ये भी आज डिविडेंड पर बोर्ड बैठक कर रही हैं। सुमित जी जरा आप बीईएल पर राय दें। दमदार एक्शन ऑलरेडी ये दिखा चुका है, उसके बाद थोड़ा रेंज में आया है, क्या राय बन रही है बीईएल पर। वापस से ऊपर का मूव देखने को मिलेगा दीपांशु। स्टॉक ने करेक्शन दिखा दी है। लास्ट 5 से 7 दिनों के अंदर स्टॉक में ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल चुका है और स्टॉक का जो नीचे में अभी सपोर्ट है वो 130, 132 के आसपास है। तो जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस तो होल्ड करके ही चलना है। और जैसे ही स्टॉक के अंदर ऊपर में 142 का लेवल ब्रेक होगा, 142, तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बिल्डअप होगा और हमें वापस से ऊपर की तरफ 148 से 150 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तो पोजीशंस होल्ड करके चलना है और 142 का लेवल ब्रेक होने के बाद इसमें फ्रेश बाय भी बनेगा। ओके, तो नजर रखिए बीईएल। हिमांशु जी आईओसी पर भी आप राय दें, इनकी भी बोर्ड बैठक है डिविडेंड को लेकर और साथ ही अभी अपडेट भी आ रहा है कंपनी को लेकर। एटीएफ के दाम में बढ़ोतरी करी है दिल्ली में, इन्होंने एटीएफ के दाम भी बढ़ाए हैं। ऑफ कोर्स जिस तरह से कच्चा तेल ग्लोबली बढ़ रहा है वहां ये तो होना ही था, तो एटीएफ के दाम भी बढ़ाए हैं और आज डिविडेंड को लेकर भी बैठक है। बताएं आईओसी की चार्ट हिमांशु जी। दीपांशु जी आईओसी का चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि 98 रुपए के आसपास इस स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट और शॉर्ट टर्म अच्छा सपोर्ट जोन है। खरीदारी करके चला जा सकता है। अपसाइड में 103, 104 रुपए का इमीडिएट टारगेट है। 104 रुपए के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज होता है तो फिर मेरा मानना है कि स्टॉक 108 से 110 रुपए तक के भी टारगेट्स दिखा सकता है। चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। 98 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय।